हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टीम एफएमसी कॉमिक्स में महासंग्राम भाग 2। परिकल्पना एवं कथा स्वर्गवासी नारिक तारिक अहमद, कुमार विजेंद्र चतुर्वेदी। चित्र एवं रंग सज्जा जकूर इमरान। मुख्य पृष्ठ रंग सज्जा हुकुम महिंद्रा। शब्दांकन एवं एडिटिंग बलविंदर सिंह। संपादन जितेंद्र अहिवार। महासंग्राम 1 में अब तक हमने पढ़ा कि ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर में ब्रह्मांड रक्षकों की एक सभा चल रही है और तभी नागराज को महानगर में एक खतरे का आभास होता है। एक्सल नाम का एक रोबोटिक हत्यारा नागराज को बुलाने के लिए महानगर में वारदात करता है और अंततः उसका सामना नागराज से हो जाता है। उसे नागराज को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, अतः वह नागराज की शक्तियों के अनुसार ही खुद को तैयार करके आया था। वह नागराज को बेबस कर देता है और इससे पहले कि वह नागराज को ख़त्म कर देता, बाकी ब्रह्मांड रक्षक वहाँ आकर उसे बचा लेते और उसे हरा देते। उसे कानून के हवाले करने के बाद सभी ब्रह्मांड रक्षक जाने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें उल्कापिंडी की पृथ्वी की ओर बढ़ने का आभास होता है। परमाणु और शक्ति उसे रोकने जाते हैं पर असफल हो जाते हैं और तब नागराज के मानसिक संदेश पर शक्तिमान वहां आकर उस उल्कापिंड को रोक लेता है और उसे अंतरिक्ष में वापस धकेल देता है। इधर एक्सेल की असफलता पर नागपाशा खींच उठता है। तब गुरुदेव उसे त्रिफना जैसी किसी असाधारण शक्ति को प्राप्त करने की सलाह देता है और फिर दोनों नागद्वीप की ओर बढ़ चलते हैं। तभी उन्हें पृथ्वी का आखिरी राक्षस चंडकाल दिखाई देता है, जो किसी तरह स्वर्ण नगरी से छूट गया था। बातों ही बातों में उन्हें नागराज और ध्रुव की मित्रता के बारे में पता चलता है और वे आपस में मिल जाते हैं। नागद्वीप में किसी महाशक्ति की खोज करते करते वे कालदूत की गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां नागद्वीप की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में नागराज भी वहां पहुंच चुका था। कालदूत विसर्पी तथा नागराज को नागद्वीप के बारे में बताता है और नागराज के पूछने पर महात्मा कालदूत उसे अपने योद्धा कालदूत से महात्मा कालदूत बनने की कहानी बताते हैं। और तब वे जिक्र करते हैं अमर स्फटिक तथा इच्छाधारी शक्ति का, जिसे उन्होंने अपनी शक्ति से संयुक्त कर दिया था। नागपाशा और चंडकाल की बाचें खिल उठती हैं और वे उसे हत्या लेते हैं। अब आगे राक्षस राक्षसोर का कहर सचमुच नागद्वीप पर टूट पड़ा। नागद्वीप के वासी नाग इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए नागद्वीप के वासियों के कुछ करने से पहले ही नागद्वीप पर तबाही मच गई। देखते ही देखते आधा नागद्वीप राक्षसोर की अग्नि की भेंट चढ़ गया। नागद्वीप जला हुआ शमशान दिखने लगा। वाह चंडकाल, तुम तो सचमुच बहुत शक्तिशाली हो। एक ही झटके में सैकड़ों नागों को खाक कर डाला। असली खेल तो अभी बाकी है चेले। जब इन सभी नागों की चीख पुकार और तबाही देखकर कालदूत अपनी समाधि भंग करने पर विवश हो जाएगा। ये बाहर से कैसा तीव्र शोर और कोलाहल का स्वर आ रहा है और वातावरण में कुछ जलने की गंध भी आ रही है। कहीं नागद्वीप पर कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया। हमें अपनी समाधि त्यागनी होगी। महात्मा कालदूत तेजी से बाहर की ओर लपके। इससे पहले कि राक्षसोर नागद्वीप में और तबाही कर पाता, महात्मा कालदूत वहां पहुंच चुके थे। बस रुक जा दुष्ट प्राणी, बहुत विनाश मचा चुका तू नागद्वीप में। अब कालदूत तुझे अपने द्वीप पर और तबाही फैलाने नहीं देगा। अगर कालदूत तुझे कुछ देगा तो वह सिर्फ मृत्यु। कालदूत कुछ ज़्यादा ही बोल गए। उनके वार ने राक्षसोर के शरीर पर कोई खास प्रभाव नहीं डाला, लेकिन राक्षसोर के वार ने कालदूत को बुरी तरह तड़पा डाला। ये क्या? इस प्राणी ने हम पर रक्ष ऊर्जा का वार किया है, परंतु इस प्राणी में रक्ष ऊर्जा कहाँ से आई? कालदूत के रक्षसोर से उलझने का भरपूर लाभ उठाया था चंडकाल और नागपाशा ने। जल्दी करो, इससे पहले कि कालदूत संभले। चलो उसकी गुफा के निषिद्ध क्षेत्र में। चंडकाल और नागपाशा गुरुदेव के साथ गुफा के अंदर घुसे चले गए, वहाँ जहाँ पर अमर स्फटिक रखा हुआ था। जल्दी करो नागपाशा, उठा लो इस स्फटिक को। नागपाशा स्फटिक उठा पाता उससे पहले ही, रुक जा नागपाशा, मेरे होते हुए तो नागद्वीप की किसी भी वस्तु को छू नहीं सकता। अब ये नागिन कहाँ से आ गई? ये विसर्पी है चंडकाल, इसे रास्ते से हटाए बनाई। ये स्फटिक हम नहीं ले जा सकेंगे। महात्मा कालदूत के नहीं रहने का फ़ायदा उठा के तुम लोग यहाँ तक तो आ गए, पर अब विसर्पी तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगी। उफ, ये नागिन नहीं जंगली बिल्ली है। तो अब मैं इस जंगली बिल्ली को पालतू बना दूंगा। तू जो भी है सही से लड़ना भी नहीं जानता, वरना तेरा वार मेरे इतने करीब से नहीं निकलता। ये वार सिर्फ तुझे झांसा देने के लिए था नागिन। असली वार तो मैं करूंगा नागिन, जो तेरे होश उड़ा देगा। धोखा। नागपाशा के इस अप्रत्याशित जोरदार वार ने विसर्पी के होश गुम कर दिए। हा 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 हा, अब स्फटिक मेरा है।
उधर गुफा में नागपाशा स्फटिक तक पहुंच चुका था और इधर कालदूत अभी तक राक्षसों से उलझे हुए थे। हम नहीं जानते कि तू कहाँ से आया है या तुझे ये रक्ष ऊर्जा कहाँ से मिली है। हम बस इतना जानते हैं कि तूने नागद्वीप पर हमला करके अपराध किया और इस अपराध के लिए कालदूत तुझे केवल एक ही दंड देगा, और वो दंड है मृत्यु दंड। कालदूत के प्रचंड वार से राक्षसोर तड़प उठा और उसने अपनी उड़ान की दिशा बदल दी। ओह, ये तो भाग रहा है, लेकिन हम इसे भागने नहीं देंगे। राक्षसोर जिस दिशा की ओर भाग रहा था उस दिशा में था राजनगर, सुपर कमांडो ध्रुव का शहर। इधर कालदूत की गुफा में हा 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 हा, अब सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी, पर तू मेरी मुट्ठी में है नागपाशा। हा 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 हा, अब स्फटिक का मालिक मैं बनूंगा। यह क्या चंडकाल, तुमने नागपाशा पर वार किया, पर हम तो मित्र हैं ना। यही तो राक्षस नीति है गुरुदेव, राक्षस कभी किसी का सगा नहीं होता। ओह, यानी तुम हमें धोखा देकर ये स्फटिक हथियाना चाहते हो, मगर मत भूलो कि हम दोनों से जीत नहीं पाओगे चंडकाल। अगर तुम्हें लगता है कि तुम लोग मुझसे जीत सकते हो तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, क्योंकि इस समय इस दंड के कारण मेरी शक्तियाँ बहुत बढ़ चुकी हैं और स्फटिक से निकल रही शक्ति को सोख कर मेरा दंड मुझे और शक्ति दे रहा है, और अब मेरे लिए तुम दोनों को मसलना बहुत आसान है। आह, ये तो सचमुच बहुत शक्तिशाली हो गया गुरुदेव, इसकी रक्षा ऊर्जा मेरे लिए भी घातक साबित हो रही है। मेरी सारी ताकत जैसे खत्म होती सी महसूस हो रही है, और जब तक इसके हाथ में मेरा दिया हुआ यांत्रिक दंड है मेरी यांत्रिक शक्तियाँ भी इस पर प्रभाव नहीं डाल सकेंगी। अब एक ही रास्ता है चेले, हमें यहाँ से जाना होगा। सही कहा गुरुदेव, यहाँ से जान बचाकर भागने में ही भलाई है। अच्छा हुआ दोनों भाग गए, वरना मेरा कीमती समय उनसे व्यर्थ की लड़ाई में बर्बाद होता। अब स्फटिक मेरा है और अब मैं इस स्फटिक को सिद्ध करके इसकी शक्तियाँ प्राप्त करूँगा, और अब मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा अपना राक्षस राज चंडकाल वाला रूप, जिसे इस मानव भेष में कब से छिपा रखा था मैंने, पर अब इसकी ज़रूरत नहीं है। जागो मेरी तामसिक शक्तियों, जागो, तुम्हारा मालिक चंडकाल तुम्हारा आह्वान कर रहा है। मुझे फिर से वापस राक्षस राज चंडकाल का रूप प्रदान करो, वह रूप जिससे कभी देवता तक घबराते थे और जिसने कभी पृथ्वी पर राक्षस राज स्थापित करने का सपना देखा था। अब वो सपना पूरा करने का समय आ चुका है। राक्षस चंडकाल अमर स्फटिक की ऊर्जा की मदद से अपना पूर्ण रूप प्राप्त कर चुका था और उसका पालतू राक्षसोर राजनगर में कहर ढा रहा था। हे भगवान, ये विचित्र प्राणी कहाँ से आ गया? बचो, इसके मुंह से निकलती ज्वाला जहाँ टकरा रही है वहाँ विस्फोट हो रहा है। इस तरह तो ये राजनगर को मिनटों में बर्बाद कर देगा। इससे पहले कि राक्षसोर राजनगर में भी तबाही मचा देता, महात्मा कालदूत ने वहाँ पहुँचकर उसकी हरकतों पर अंकुश लगा दिया। बस दुष्ट पापी, तूने नागदीप की तो बर्बाद कर डाला, परंतु अब मैं तुझे वही तबाही मानवों के इस नगर में नहीं बचाने दूंगा। महात्मा कालदूत नहीं जानते थे कि राजनगर का सुरक्षा तंत्र जिसके मजबूत कंधों पर है उसका नाम है इंस्पेक्टर स्टील इमरजेंसी अलर्ट। एक ड्रैगन जैसा प्राणी और एक अजीब सा 3 शरीर वाला प्राणी दोनों मोती नगर चौक के पास आपस में लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से नागरिकों की जान माल की हानि हो सकती है। इंस्पेक्टर स्टील ऑन द वे सर। इंस्पेक्टर स्टील अपनी सुपर पुलिस कार से घटनास्थल के लिए रवाना हो चुका था। राजनगर पर मुसीबत आए और राजनगर के इस रक्षक को उसका पता नहीं चले, ये संभव नहीं है। कैप्टन, पुलिस ट्रांसमीटर पर मैसेज तो तुम सुन ही चुके हो। सब सुन चुका हूँ करीब, लेकिन यकीन नहीं होता कि जिस 3 शरीर वाले प्राणी के बारे में बताया गया है वैसा तो मेरी जानकारी में एक ही शख्स है, नागराज के नाग गुरु व मित्र महात्मा कालदूत। और अगर महात्मा कालदूत राजनगर में पहुँचे हैं तो अवश्य मुसीबत बहुत बड़ी है। मुझे तुरंत ही घटनास्थल पर पहुँचना होगा। इंस्पेक्टर स्टील और ध्रुव लगभग एक साथ ही घटनास्थल पर पहुंचे थे। इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज़ सभी लोग इस इलाके से दूर हट जाएं ताकि हम इन दोनों से सख्ती से निपट सकें। रुक जाओ स्टील, ये दोनों जो आपस में लड़ रहे हैं, जिनमें से एक शख्स 3 शरीर वाला है वो नागराज के गुरु और मित्र महात्मा कालदूत हैं, और देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये उस प्राणी पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें स्थिति को समझे बिना उन पर हमला नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि स्थिति बिगड़ जाए। यू आर राइट ध्रुव, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। तो अब तुम ही बताओ कि क्या करें। मेरे ख्याल से हमें कुछ देर तक रुक कर इन पर नज़र रखनी चाहिए ताकि मामला समझ में आ सके। मामला समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ध्रुव, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नागराज के मित्र कालदूत को किसी मदद की आवश्यकता है, क्योंकि वो उस ड्रैगन पर हावी होते दिख रहे हैं। स्टील का कहना सही था, क्योंकि महात्मा कालदूत सचमुच राक्षसों पर भारी पड़ रहे थे। बस अब तो हमारी कुंडली से जीवित बाहर नहीं आएगा दुष्ट प्राणी। अब हम तेरी जीवन लीला यहीं समाप्त कर देंगे।
महात्मा कालदूत राक्षसोर का नुकसान अवश्य कर सकते थे, लेकिन उन्हें इसका अवसर नहीं मिल पाया। आह, ये क्या! मुझे अचानक से दुर्बलता का एहसास क्यों हो रहा है, जैसे मेरी यौगिक शक्ति का ह्रास हो रहा है। ये वही समय था जब चंडकाल अमर स्फटिक की शक्तियां स्वयं के लिए सिद्ध कर रहा था। और सारी स्थिति अचानक से उलट गई। राक्षसोर के उस प्रचंड प्रहार ने कालदूत को तड़पा डाला। महात्मा कालदूत राक्षसोर का सामना करने की स्थिति में नहीं रहे। महात्मा कालदूत घायल हो गए हैं ध्रुव। मैं देख रहा हूँ स्टील। अब जो करना है वो हमें ही करना है स्टील। मेरी बात ध्यान से सुनो। स्टील और ध्रुव महात्मा कालदूत की मदद के लिए बढ़ चले। राक्षसोर के मुंह से प्रचंड रक्ष ऊर्जा एक बार फिर से महात्मा कालदूत की तरफ लपकी और महात्मा कालदूत अपना बचाव करने की स्थिति में नहीं थे। इतना स्पष्ट था कि रक्ष ऊर्जा कालदूत को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती थी, पर रक्ष ऊर्जा कालदूत तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि उसके पहले ही इंस्पेक्टर स्टील कालदूत की ढाल बन गया। ये क्या! ये तो किसी अजीब आकार का मानव लगता है, पर इसने हमारी रक्षा क्यों की है? यह एक यांत्रिक मानव है महात्मन, जिसे हमारी भाषा में साइबोर्ग अथवा रोबोट कहा जाता है। यह मेरी ही तरह एक ब्रह्मांड रक्षक है। यांत्रिक मानव और वो भी ब्रह्मांड रक्षक? यकीन नहीं होता। मानवों ने सचमुच बहुत विकास कर लिया है। परंतु आप यहाँ कैसे महात्मन? ये हम तुम्हें तब बताएंगे बस, जब हम जीवित बचेंगे। फिलहाल तो इस प्राणी को रोकने अथवा नष्ट करने पर ध्यान केंद्रित करो। ओह बचो स्टील, यह प्राणी किसी अजीब सी ऊर्जा का वार कर रहा है, जो धमाका कर रही है। बचना हमें नहीं, इसे होगा ध्रुव, क्योंकि मैं अब इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। स्टील की मेगा गन गरज उठी और राक्षसोर का सिर धड़ से जुदा हो गया। वाह स्टील, तुमने तो एक झटके में इसका काम तमाम कर दिया। लेकिन ध्रुव की यह खुशी कुछ ही पल टिक सकी, क्योंकि अगले ही पल, हे भगवान, इसका सिर तो वापस जुड़ गया और स्टील को अपनी इस हरकत का दंड भी भोगना पड़ा। ताक! ओह! बचो इंस्पेक्टर स्टील। हाँ ध्रुव, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना स्टील? हाँ ध्रुव, मैं ठीक हूँ। बस इस राक्षसोर के वार ने मेरे अंदर कुछ नाजुक पुर्जे हिला दिए। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि इसका सिर फटने के बाद भी अपने आप कैसे जुड़ गया, क्योंकि ये कोई जीवित प्राणी नहीं बल्कि एक तंत्र प्राणी है ध्रुव, जिसे किसी ने राक्ष ऊर्जा के जरिए जीवित किया है। इसलिए इस पर हमारे किसी भी प्रहार का प्रभाव नहीं हो रहा है। पर महात्मा इतना विशाल प्राणी बनाकर उसे राक्ष ऊर्जा के जरिए जीवित कर पाना किसके लिए संभव हो सकता है? यही तो हमें भी ज्ञात नहीं हो रहा है ध्रुव। महात्मा कालदूत सही कह रहे हैं ध्रुव। मेरे बायो स्कैनर इस प्राणी के बायो रीडिंग 0 बता रहे हैं। इस प्राणी में ना तो दिल की धड़कन है और ना ही अन्य जीवन संबंधी संकेत। इसका अर्थ तो एक ही है कि ये जीवित प्राणी नहीं है। अगर ये कोई जीवित प्राणी नहीं है तो इसे ख़त्म करना तो बहुत आसान है महात्मन। वो कैसे ध्रुव? जिस प्राणी पर हमारी शक्तियाँ व्यर्थ सिद्ध हो रही हैं, उसे तुम कैसे आसानी से ख़त्म करने की बात कर रहे हो? बताऊंगा महात्मन, पर पहले मुझे ये बताएं कि क्या आपके पास कोई ऐसा हथियार है जो वातावरण में किसी भी प्रकार की ऊर्जा को समाप्त कर सके, जैसे मानसिक या आत्मिक ऊर्जा? हाँ, हमारी तंत्र शक्ति ऐसा कर सकती है, परंतु उससे क्या लाभ होगा? बस, तो फिर काम बन गया महात्मन। जल्दी कीजिए महात्मन, अपनी तंत्र शक्ति का प्रयोग करके यहाँ के वातावरण में फैली हर प्रकार की ऊर्जा को रोक दीजिए। ठीक है बस, वैसे भी हमने विशाला वाले प्रकरण में तुम्हारे दिमाग के कारनामे सुने थे। हम अपनी तंत्र शक्ति का प्रयोग करके यहाँ के वातावरण में शक्ति अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, जो किसी भी प्रकार की शक्ति को रोक सकता है। अब आप और इंस्पेक्टर स्टील इस पर वार कीजिए महात्मन। अब ये राक्षसोर आपसे नहीं बच सकेगा। सचमुच हमारे वार असर कर रहे हैं। इस बार राक्षसोर कालदूत और स्टील का संयुक्त वार नहीं झेल सका। विशाला के विषय में जानने के लिए पढ़े राजकॉमिक्स का विशेषांक प्रलय, और थोड़ी ही देर में राक्षसोर की जगह पर राख का ढेर नजर आ रहा था। तुमने सही कहा था वत्स, परंतु ये चमत्कार हुआ कैसे? जब आपने मुझे ये बताया कि यह कोई जीवित प्राणी नहीं बल्कि तंत्र ऊर्जा से बना प्राणी है, तब मुझे ख्याल आया कि इसे तंत्र ऊर्जा के जरिए दूर संचालित किया जा रहा है। इसलिए मैंने आपको जो युक्ति सुझाई उसके अनुसार आपने इस तक पहुंचने वाली ऊर्जा रोकी और फिर उसका अंत कर डाला। राक्षसोर के मारे जाने की खबर चंडकाल तक भी जा पहुंची थी। असंभव! राक्षसोर मारा गया? पर यह कैसे संभव है? राक्षसोर मेरा अत्यंत ही शक्तिशाली सेवक था। भला कालदूत राक्षसोर को कैसे मार सकता है? अभी मेरा काल दर्पण मुझे सारी स्थिति दिखाएगा। चंडकाल के इशारे पर काल दर्पण का निर्माण होने लगा और काल दर्पण में उभरी तस्वीरों को देखते ही चंडकाल भौचक्का रह गया। शायद इसी ने राक्षसोर को ख़त्म करने में इस कालदूत की मदद की होगी। और अब जब ये उस बूढ़े नाग से जा मिला है तो ये यहाँ ज़रूर आएगा। इसे रोकने का इंतज़ाम करना होगा।
इसके लिए मेरे दिमाग में एक युक्ति आ रही है। चंडकाल ने अमर स्फटिक की शक्ति से विसर्पी को जगाया। अब तुम मेरे वश में हो नागिन। विसर्पी आपकी गुलाम है स्वामी, आज्ञा दीजिए। सुनो विसर्पी, कालदूत और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन ध्रुव यहाँ आने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें मुझ तक पहुँचने से रोको, किसी भी कीमत पर। निश्चिंत रहे स्वामी, वे आप तक कदापि नहीं पहुँच पाएंगे। हा 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 हा। अब देखता हूँ कि ध्रुव मुझ तक कैसे पहुँचता है, क्योंकि मुझ तक पहुँचने के प्रयास में उसे विसर्पी के हाथों मृत्यु प्राप्त होगी। इधर तुम्हारी मदद का धन्यवाद वत्स ध्रुव। अब चूंकि हम सबके संयुक्त प्रयास से उस दुष्ट राक्षसोर का खात्मा हो चुका है, तो अब हमें वापस द्वीप पर लौट जाना चाहिए। मुझे कुछ गड़बड़ लगती है महात्मन। आप सबसे पहले द्वीप पर विसर्पी और अन्य वासियों से द्वीप का कुशल क्षेम पता कीजिए कि आपके पीछे वहाँ सब सही है या नहीं। हम अभी मानसिक संदेश द्वारा द्वीप नहीं, तुम सही कह रहे हो बस। राक्षसोर से युद्ध के कारण हमें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। हम अभी मानसिक संदेश द्वारा द्वीप के बारे में पता करते हैं। अजीब बात है, विसर्पी या नागद्वीप का कोई भी वासी हमारे मानसिक संदेश का उत्तर नहीं दे रहा है। मुझे इसी बात का शक था महात्मन। ये अवश्य उसी अज्ञात शख्स की चाल है। मेरे ख्याल से आपको तुरंत नागद्वीप के लिए निकलना चाहिए। उत्तम राय है वत्स, मगर राक्षसों से युद्ध के दौरान काफ़ी थक चुके हैं और हमारा किसी के साथ जाना ज़्यादा सही होगा। मैं आपके साथ चलूँगा महात्मन, पर मैं चाहता हूँ कि आप नागराज को मानसिक संदेश देकर बुलाएं, क्योंकि नागराज न केवल अत्यंत शक्तिशाली है, बल्कि नागद्वीप के बारे में आप दोनों की ज़्यादा जानते हैं। एक अत्यंत आवश्यक कार्यवश हम तुम्हें अपने पास प्रेषित कर रहे हैं नागराज। हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। अवश्य महात्मन। अगले ही पल नागराज उनके सामने था। ध्रुव, तुम और इंस्पेक्टर स्टील भी? मैं तो समझा था कि महात्मा मुझे नागद्वीप पर बुला रहे हैं। तुम्हें मैं नहीं बुलवाया नागराज, स्थिति उम्मीद से ज़्यादा गंभीर है। ध्रुव और महात्मा कालदूत ने संक्षेप में नागराज को सारी वास्तु स्थिति से अवगत करा दिया। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ नागद्वीप चलो नागराज, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु हमें कुछ सहयोग मिल सके। अवश्य महात्मा, इसमें पूछने वाली क्या बात है, चलिए। ठीक है नागराज, अब हम तुम्हें और ध्रुव को दोनों को अपनी यौगिक शक्ति से नागद्वीप लेकर चल रहे हैं। महात्मा कालदूत अपनी योग माया से नागराज और ध्रुव के साथ नागद्वीप रवाना हो गए। नागद्वीप, जहाँ पर अब चंडकाल का शासन स्थापित हो चुका था। अमर स्फटिक के तथा राक्षस ऊर्जा के प्रभाव में आने के बाद सभी इच्छाधारी सब चंडकाल को अपना सम्राट मानने लग गए थे। सुनो नागद्वीप के वासियों, अब से महान राक्षसा चंडकाल ही नागद्वीप के सम्राट हैं। अब इनकी हर आज्ञा का पालन करना ही तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। सम्राट का आदेश है कि तुम सब अपनी अपनी इच्छाधारी शक्ति सम्राट में स्थानांतरित करके इसी समय नागद्वीप के अंदर बनी बाम्बियों के अंदर निवास करने चले जाओ। सम्राट की आज्ञा का पालन होगा। हम अपनी इच्छाधारी शक्तियां उन्हें देने को तैयार हैं। राक्षसा चंडकाल की जय। इधर चंडकाल की जय जैसे नागद्वीप की धरती गूंज रही थी, और यही समय था जब कालदूत ने नागराज और ध्रुव के साथ नागद्वीप की धरती पर कदम रखा था। हम नागद्वीप आ पहुँचे हैं। मैं विसर्पी से मानसिक संपर्क स्थापित करता हूँ महात्मन। लीजिए, मानसिक संपर्क हो भी गया। विसर्पी, अरे विसर्पी ने मेरे मानसिक संदेश का उत्तर न देकर संबंध विच्छेद कर दिया। पर क्यों? कुछ तो गड़बड़ अवश्य नागराज। मैं यहाँ पर उस राक्षस और जैसी राक्षस ऊर्जा फिर से महसूस कर रहा हूँ। कारण स्पष्ट था। आपके शत्रु आ पहुँचे हैं सम्राट। अभी अभी उनमें से एक ने मुझसे मानसिक संपर्क स्थापित करने की कोशिश की थी, परंतु मैंने संबंध विच्छेद कर दिया। बहुत अच्छे विसर्पी, तुम वाकई एक अच्छी गुलाम साबित हुई हो। अब मुझे अपने दुश्मनों का विनाश करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। मेरे रहते आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है सम्राट। विसर्पी उन सबके लिए अकेले ही काफ़ी है। आपके शत्रु यहाँ आ तो गए हैं, परंतु जीवित वापस नहीं जा सकेंगे। राक्षस ऊर्जा का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है नागराज, और ये ऊर्जा आपकी गुफा वाली दिशा में से आ रही है महात्मन। हम आपकी गुफा के मुहाने पर आ पहुँचे हैं महात्मन। ऊर्जा का स्तर यहाँ चरम पर है नागराज, पर यह ऊर्जा हमें यहाँ क्यों लाई है? क्योंकि तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खींच लाई है, और तुम सबकी मृत्यु बनूंगा मैं, यानी राक्षसा चंडकाल। नहीं नहीं, नाग सम्राट राक्षसा चंडकाल। तुम सब यहाँ आ तो गए, पर अब चंडकाल इसी द्वीप की भूमि को तुम्हारे लहू से सींच कर लाल करेगा। ऐसी मौत मिलेगी तुम्हें कि लोग युगों तक इसे याद रखेंगे। चंडकाल, राक्षसा चंडकाल। चंडकाल, तुम स्वर्णनगरी से आज़ाद कैसे हो गए, और तुम यहाँ पहुँच कैसे गए? और विसर्पी भी चंडकाल के साथ? परंतु ये कैसे संभव है? तुम्हारे पास से ही वो राक्षस ऊर्जा आ रही है जो उस राक्षसोर में निहित थी। ओह, तो तू ही है वो दुष्ट
जिसने उस राक्षसोर के जरिए सैकड़ों निर्दोष सर्पों की जान ले ली। परंतु तुम्हारे पास ये अमर स्फटिक कहाँ से आया? ओह, अब समझा मैं कि मुझे उस दुष्ट राक्षसोर से उलझाकर द्वीप से दूर भेजना तुम्हारी योजना थी। परंतु हम तेरा सर्वनाश कर देंगे दुष्ट। खामोश कालदूत, अब तू मेरा नहीं बल्कि मैं इस लड़के ध्रुव का सर्वनाश करूंगा, जिसके कारण आज तक मैं शक्तिशाली होकर भी भिखारी का जीवन व्यतीत करता रहा। विसर्पी, खत्म कर दो इस लड़के ध्रुव को। चंडकाल का आदेश सुनते ही विसर्पी ने ध्रुव पर हमला कर दिया। जो आज्ञा सम्राट। विसर्पी, ये क्या कर रही हो? होश में आओ। तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र पर प्राणघातक वार कर रही हो, तो अपने मित्र के साथ साथ तू भी मर जा नागराज। इतना कहते ही विसर्पी ने नागराज पर भी हमला कर दिया। मेरी बात सुनो विसर्पी, तुम गलत कर रही हो। सुन चुकी हो नागराज, पर तुम्हारी बात नहीं, अपने सम्राट का आदेश। और वो आदेश है इस लड़के की मौत का, जिसे पूरा करना मेरा लक्ष्य है। और अपने सम्राट का आदेश पूरा करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ये लड़का हर हाल में मरेगा। उफ, आज तक मैंने विसर्पी को इस रूप में नहीं देखा। ये अपनी शक्तियों का सबसे तीव्रतम स्तर उपयोग कर में ला रही है, और इस रूप में ये हम दोनों के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो रही है। धमाके से उछल कर गिरा ध्रुव इस बार विसर्पी के वार से नहीं बच सका। बस लड़के, अब तू और नहीं बच सकता। आज विसर्पी के हाथों तेरी मौत की घड़ी आ गई है। हा 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 हा। रुक जाओ विसर्पी, मैं तुम्हारे साथ बल प्रयोग नहीं करना चाहता, मुझे मजबूर मत करो। विसर्पी का सामना नहीं करने के लिए बहाना अच्छा है नागराज, मगर यह बहाना बहुत ही बचकाना है। अब तुमने मुझे वार करने के लिए विवश कर दिया विसर्पी। मेरे सर्प तुम्हें बंदी बनाकर शांत कर देंगे। ये केचुए मुझे क्या बंदी बनाएंगे नागराज? नाग कुमारी विसर्पी को इन सर्प बंधनों को तोड़ने में केवल कुछ पल लगेंगे, जानता हूँ, लेकिन वो कुछ पल ही तुम्हें काबू में करने के लिए पर्याप्त होंगे। ये सर्प बंधन तो केवल तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए थे, ताकि मैं तुम पर अपनी हल्की विश्वंकार का प्रयोग कर सकूं। उम्मीद है ये तुम्हें शांत कर देगी। नागराज की विश्वंकार ने विसर्पी का कदम जमीन से उखाड़ दिए। अब सिर्फ तुम बचे हो चंडकाल। मेरे रहते ना तो तुम ध्रुव का कुछ बिगाड़ सकते हो, ना नागदीप का कुछ बुरा कर सकते हो। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में कि तुम चुपचाप ये अमर स्फटिक मेरे हवाले कर दो। तो तुम्हें लगता है कि चंडकाल स्वयं को तुम्हारे हवाले कर देगा? अगर तू दुनिया जीतने के सपने देख रहा है तो ये सपने देखना छोड़ दे चंडकाल। उससे पहले ही मैं तुझसे ये अमर स्फटिक छीन कर तुझे वापस स्वर्ण नगरी में पहुंचा दूंगा, दोबारा से कैद में रहने के लिए। जिसके हाथ में अमर स्फटिक हो उससे उलझने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए नागराज। और अब मैं अपना वर्षों से अधूरा कार्य पूरा करूंगा कालदूत के जरिए। कालदूत, मैं अमर स्फटिक धारक नागदीप का शासक चंडकाल तुझे आदेश देता है कि इस लड़के ध्रुव को मौत की घाट उतार दो। आपकी आज्ञा का पालन होगा सम्राट। अमर स्फटिक की शक्ति और राजज्ञा का उल्लंघन करने का साहस कालदूत में नहीं था। वे नियमों से बंधे हुए थे। नागदीप के नए शासक सम्राट चंडकाल के आदेशानुसार मैं कालदूत तुझे मौत की सजा सुनाता हूँ ध्रुव। ये तो लेने के देने पड़ गए। बूम! रुक जाइए महात्मन, ये आप क्या कर रहे हैं? आप धर्म के रक्षक हैं। इस राक्षस चंडकाल को की बातों में आकर अधर्म का साथ मत दीजिए। श्रीमान चंडकाल, अब हमारे सम्राट है और अपने सम्राट की आज्ञा का पालन करना हमारा राजधर्म है। और उनका आदेश है कि ये लड़का मृत्यु को प्राप्त हो तो कालदूत उनके आदेश को अवश्य पूरा करेगा। अगर आप अपने राजधर्म का पालन करने पर विवश हैं तो मैं भी अपने मानव धर्म का पालन करने को विवश हूँ। और मेरा मानव धर्म मेरे मित्र की रक्षा करना है, चाहे उसके लिए मुझे स्वयं आपसे क्यों ना टकराना पड़े। उफ! नागराज की विश्वंकार से महात्मा कालदूत तिलमिला उठे और उनके क्रोध का निशाना ध्रुव की बजाय नागराज बन गया। अब अपने मित्र के बजाय पहले तू मरेगा नागराज। ओफ! महात्मा कालदूत और अधिक उग्र हो गए। तूने हमें हमारे राजधर्म के पालन में विरोध उत्पन्न करके अपनी मृत्यु पत्र पर स्वयं हस्ताक्षर कर दिए। नागराज, अब हम तुझे कदापि जीवित नहीं छोड़ेंगे। लो, संभालो हमारा वार। काल सर्पी के उस प्रचंड वार ने नागराज के भी कदम उखाड़ दिए। इस अप्रत्याशित वार ने नागराज को घायल कर दिया। अब तू इसी प्रकार अपने घुटनों पर पड़ा रहे नागराज, तब तक हम तेरे मित्र की मृत्यु का स्थायी प्रबंध कर देते हैं। हमारे कालदंड की तंत्रिका शक्ति से निर्मित यह निर्वात गोला जो इसकी मौत का कारण बनेगा, इसके अंदर दम घुटने से इसकी उसी प्रकार मृत्यु होगी जिस प्रकार चूहेदानी में किसी चूहे की मृत्यु होती है। मैं इस गोले में सांस नहीं ले पा रहा। ध्रुव उस तांत्रिक गोले में असहाय हो चुका था और नागराज यह सब तमाशा देखते हुए चुपचाप नहीं बैठ सकता था। नहीं महात्मा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं आपके हाथों किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं होने दूंगा। ओह, तो तू हमारी सोच के विपरीत जल्दी होश में आ गया, परंतु फिर भी तू कुछ नहीं कर पाएगा। उधर तेरा मित्र उस निर्वात गोले में मरेगा और इधर तू हमारे हाथों मरेगा।
इस बार आपके तांत्रिक बार मुझ पर असर नहीं करेंगे महात्मन। मेरे विशेष नागफनी सर्प इसे रोक लेंगे। एक और अपने अपने धर्म के पालन के लिए नागराज और महात्मा कालदूत दोनों ही लड़ रहे थे और ध्रुव मौत के पंजे में विवश था। और ये देखकर चंडकाल अट्टहास कर रहा था। हा 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 हा। आज मेरे दिल को सुकून मिल रहा है। एक ओर मेरा जानी दुश्मन मर रहा है तो दूसरी ओर ये मानवता के पक्षधर एक दूसरे को मार डालने पर उतारू हैं। चंडकाल की बात सही हो रही थी। तेरे ये विशेष नागफनी सर्प हमारा वार कुछ देर के लिए ही रोक सकते हैं नागराज। एक बार ये हट गए तो फिर तुझे हमारे कहर से कोई नहीं बचा सकता। महात्मा कालदूत सही कह रहे हैं। नागराज कालदूत का सामना सही से नहीं कर पाएगा। उसे मदद की ज़रूरत होगी, लेकिन मुझे तो खुद मदद की ज़रूरत है। इस गोले का आधार चट्टानी ज़मीन पर पूरी तरह जमा हुआ है, जिसे पूरी ताकत लगाकर भी मैं नहीं उठा सकता। एक मिनट, मैं इस गोले को नहीं उठा सकता, लेकिन उस चट्टान को मेरे एसिड कैप्सूल गलाकर कमज़ोर ज़रूर कर सकते हैं। और एक बार इस चट्टान का आधार कमज़ोर हो जाएगा तो फिर इसे उस कमज़ोर जगह से उखाड़ पाना आसान हो जाएगा। हाँ, ध्रुव ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर एसिड से कमज़ोर हो चुके उस स्थान से वह निर्वात जार उखाड़ फेंका। अब सबसे पहले मुझे नागराज की मदद नागराज महात्मा कालदूत से लड़ते हुए दूर चला गया है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं महासंग्राम भाग 2 के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।